वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे एक क्लास चलती है और जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप सीख रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स जो एम लक्ष्मीकांत सर ने अपनी किताब में दिए हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं आपको अपने शब्दों में पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि सरल भाषा में चीज़ों को आपको समझाना। मेरे भाई, मैं इस बात का पूरा समर्थक हूँ कि आप खुद से भी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। आप खुद से भी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, खुद से पढ़ के आप सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरा रोल बस इतना सा है कि मैं किताब को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बाकी मैं कोई तोप नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आपको बता दूँ और आप पूरा सिलेक्ट हो जाएँ। सिलेक्ट आप अपने मेहनत से होते हैं, अपनी खुद के डेडिकेशन से होते हैं, अपनी प्रतिभा से होते हैं। एक ट्यूटर का, एक मेंटोर का, एक टीचर का रोल सिविल सर्विसेज की तैयारी में बस इतना होता है कि वो आपको सही दिशा देता है, किताब को सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे आप जल्दी किताब सीख जाते हैं। किताबों को आप जल्दी सीख जाते हैं, जो बातें लिखी हुई हैं उनको आप जल्दी सीख जाते हैं जब आप टीचर के साथ पढ़ते हैं तो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको नया बताता हूँ और जो कहीं लिखी नहीं है या किताबों में नहीं है। मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मैं पेट से सीख के नहीं आया हूँ। मैंने भी आपके बीच में रह के किताबों से ही चीज़ों को पढ़ा है और उसी किताब को ही डिलीवर करने का काम मैं करता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात आपको नहीं बता पाता हूँ जो बहुत बाहर जो ऐसी हो जो किसी किताब में न लिखी हो। कभी-कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो किसी किताब में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो किताब में न लिखा हो। ये मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता जो कहीं लिखा ना हो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप पढ़ें, जो आप समझें, जो आप जानें, वो कहीं लिखा नहीं है। लिखा है किताबों में, हर चीज़ लिखा है। एकेडमिक चीज़ अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं वो लिखी ही होगी। तो मेरा काम है आपके सामने प्रस्तुत करना और मैं आपके सामने ईमानदारी से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अच्छी बातें लिखते हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरा अस्तित्व तो आप ही से है, आपका प्रेम ही मेरे लिए एनर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट की हम लोग पावर पढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट की पावर में लास्ट में हम लोगों ने मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर पढ़ी थी। मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग जुडिशियल पावर की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी न्यायिक शक्ति। यदि आप राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में सबसे पहला कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति में ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति एज वेल एज हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हालांकि ये नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करता है। दिस इज नॉट द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, विवेक की शक्ति नहीं है। बल्कि आगे चल के जब आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ने के दौरान आप ये बात देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति एक सिस्टम से होती है जिसे हम कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे हम कोलेजियम प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। मेरे भाई, कोलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, यानी कोलेजियम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर नियुक्त करता है। और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश का सिंगल कंसल्टेशन नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश चार सीनियर कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर से सलाह लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देते हैं किसे? प्रेसिडेंट को। और उसी को हम कोलेजियम के नाम से जानते हैं, यानी कोलेजियम प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भले ही कोलेजियम सिस्टम से हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर हुई या नहीं हुई? डेफिनेटली हुई। अगला 143, आर्टिकल 143। 143 क्या है? 143 से आप परिचित भी होंगे क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर आर्टिकल है कि अब ये है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति विधिक मामलों पर, संवैधानिक मामलों पर, तथ्य के मामलों पर, यानी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन खड़ा होता है, लीगल क्वेश्चन खड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा होता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ऐसा इसलिए किया गया
कि सरकार कोई लीगल फॉल्ट न करे, अगर उसे लगता है कि कोई विधिक गलती हो रही है तो सलाह ले ले। हाँ, ये बात जरूर है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंड है, ना तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। ना तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, ना तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। हाँ, एक मैटर होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंड होती है, वो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी पूर्व संवैधानिक मामले। कौन से मामले? पूर्व संवैधानिक मामले। ऐसे मामले जो संविधान बनने से पहले क्यों हों, उन मामलों पर अगर कोई सलाह ली जाती है तो इसे मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, इस सलाह को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? बाध्य होता है। फिर से सुनिए, अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाउंड नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। लेकिन एक मामला ऐसा होता है जिसे हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कहते हैं, यानी पूर्व संवैधानिक मामले कहते हैं। और मेरे भाई, पूर्व संवैधानिक मामलों पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है। क्लियर है बात? और इसी जुडिशियल पावर में एक पावर आप पढ़ेंगे जिसे पार्डन पावर कहते हैं, यानी क्षमादान की शक्ति कहते हैं। क्षमादान की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर मिली है क्षमादान की। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, क्षमादान मतलब राष्ट्रपति क्षमा कर देता है? जी हाँ। जैसे मान लो कि संघीय विधि के विरुद्ध, मान लो यूनियन लॉ, केंद्र द्वारा कोई बनाया गया कानून है और उस कानून के तहत किसी को पनिशमेंट मिली है, किसी को सजा मिली है, तो उस सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालय के द्वारा, मिलिट्री न्यायालय के द्वारा अगर किसी को कोई सजा मिली है तब माफ कर सकता है। इवन राष्ट्रपति डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 72 के तहत ये जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिली है, इसका विवेक नहीं है। विवेक मतलब डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करेगा, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस पावर का उपयोग किया जाता है, यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रयोग होगा। ये इसका स्वयं का डिस्क्रेशन नहीं है, यानी इसकी ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई, क्षमादान की शक्ति क्यों? तो देखो भाई, क्षमादान की शक्ति के को स्थापित करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो है मानवीयता की भावना को स्थापित करना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को स्थापित करना, मानव अधिकारों को तवज्जो देना। और अगर मान लीजिए कि कोई गलती न्यायालय से हो गई है तो उस गलती को सुधारना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी भगवान नहीं है, न्यायालय भी भगवान नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। और नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ये कहता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, एक किसी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, 100 दोषी भले बच जाए। इसी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, किसी दोषी को सजा न हो इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मानवीयता की भावना स्थापित करने के लिए क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। हालांकि क्षमादान की शक्ति में किसी भी प्रकार का जुडिशियल प्रोसीजर नहीं चलता। शक्ति भले न्यायिक है लेकिन प्रक्रिया न्यायिक नहीं है। फिर से एक बार सुनिएगा इस बात को ध्यान से, शक्ति भले न्यायिक है लेकिन प्रोसीजर जुडिशियल नहीं है, प्रक्रिया न्यायिक नहीं है, शक्ति भले न्यायिक है। ठीक है। यानी राष्ट्रपति ये जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है, पार्डन पावर का प्रयोग जो ये राष्ट्रपति कर रहा है, ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है। ये जुडिशरी से इंडिपेंडेंट होते हुए, न्यायपालिका से स्वतंत्र होते हुए राष्ट्रपति ये निर्णय लेता है। इसके लिए एक पिटीशन लगाई जाती है राष्ट्रपति के पास, जिसे मर्सी पिटीशन कहते हैं, दया याचिका। वो एक ही बार कंसीडर होती है। अगर एक बार राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा आप नहीं लगा सकते, एक ही बार होगा। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, फिर वो जो निर्णय देगा वही, फिर उसके बाद यदि रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा नहीं लगा सकते हैं। दया याचिका एक ही बार लगाई जा सकती है। ठीक है। तो 4-5 फैक्ट यहां से आपको पता चले। अब हम लोग आ जाते हैं कि राष्ट्रपति के समाधान, 5 प्रकार का समाधान राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का 5 प्रकार का समाधान होता है। जैसे कि आप देखें कि पार्डन यानी क्षमा। क्षमा का मतलब होता है पूर्ण क्षमा, मृत्युदंड तक को, यानी ऐसा इस तरह से माफ कर देना जैसे व्यक्ति ने कभी अपराध किया ही नहीं था।
जब पूरी तरीके से पनिशमेंट को माफ कर दिया जाता है, पूरी तरीके से जब सजा को माफ कर दिया जाता है, तो इसे हम पार्डन कहते हैं, यानी पूर्ण क्षमा कहते हैं। जब पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है। लघुकरण का मतलब होता है कि सजा का नेचर बदलना। जो पनिशमेंट की जो प्रकृति है, सजा की प्रकृति यानी सजा का नेचर बदलना। जैसे किसी को कठोर कारावास मिला हुआ है, तो उस कठोर कारावास को कन्वर्ट करके क्या बना देना, कठोर कारावास को सरल कारावास में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। इसे कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। परिहार, परिहार का मतलब है सजा की मात्रा को रिड्यूस करना, यानी सजा की मात्रा को क्या करना, कम करना। इसे रेमिशन या परिहार कहते हैं। सजा की मात्रा कम करना। सजा की मात्रा कम करने का अर्थ ये है कि भाई किसी को अगर 5 साल की सजा हुई है तो उसे रेड्यूस करके 3 ईयर कर देना, रेड्यूस करके उसे 3 साल कर देना। ठीक है, इसे हम परिहार कहते हैं। ठीक है। विराम का क्या मतलब, विशेष परिस्थितियों में सजा टालना, विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। जैसे गर्भावस्था की स्थिति है, कोई गंभीर बीमारी की स्थिति है, प्रेगनेंसी की स्थिति है, तो दिस इज कॉल्ड रेस्पाइट यानी विराम। ठीक है। प्रविलंबन का मतलब ये होता है कि फांसी के केस में तुरंत तुरंत निर्णय नहीं लिए जा सकते, तो कुछ समय के लिए सजा टालना। जैसे राष्ट्रपति के पास फांसी माफ करने के लिए गए, मर्सी पिटिशन गई, तो तुरंत क्या रिएक्ट हो जाएगा, क्या तुरंत क्या डिसीजन ले लिया जाएगा क्या? अब पता चला 1 महीने बाद किसी को फांसी है, अब उस पर विचार करना है, उस पर निर्णय लेना है, तो समय लग सकता है। तो ऐसे में कुछ समय के लिए जब सजा टाली जाती है, खासकर डेथ सेंटेंस के केस में, खासकर फांसी के केस में, तो उसे हम प्रविलंबन कहते हैं, रिप्राइव कहते हैं। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, 5 प्रकार का क्षमादान। पूरी तरीके से क्षमा, पार्डन। नेचर बदलना, कम्यूटेशन। मात्रा बदलना, रेमिशन। विशेष परिस्थिति में रेस्पाइट। ठीक है। चलिए, तो ये था क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति के बाद एक पावर और है जिसे इमरजेंसी पावर के तौर पर, लेकिन इमरजेंसी पावर हम लोग एक अलग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, जिसे आपातकाल के नाम से जानते हैं। आपातकाल अलग से पढ़ेंगे, वहां पूरी इमरजेंसी पावर स्पष्ट हो जाएगी। यहां मैं आपको बता दे रहा हूं कि इमरजेंसी, जो कि एक यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का एकात्मक लक्षण है। क्यों एकात्मक कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इमरजेंसी के दौरान केंद्र मजबूत हो जाता है, यानी सेंटर इमरजेंसी के दौरान क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है। इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो पार्ट 18 में, भाग 18 में दिया गया है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 352 से लेके 358 तक। तीन तरह के, माफ कीजिएगा, 352 से लेके 360 तक, 352 से लेके 360 तक। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। एक आपका 352, जिसे आप नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। सेकेंड वन इज 356, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, या जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, क्योंकि ये क्योंकि ये तब लगती है जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, यानी किसी स्टेट में जब संविधान फेल होता है, ये तब लगती है। 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी ये वित्तीय आपातकाल है 360। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल वित्तीय असंतुलन की स्थिति में लगता है। तीनों को प्रोक्लेम करने की शक्ति राष्ट्रपति की है, यानी तीनों को उद्घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। इमरजेंसी पावर को यहाँ हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई इसमें बहुत समय लगता है, तो इमरजेंसी टॉपिक ही हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये पावर राष्ट्रपति की है, प्रोक्लेम करने की शक्ति राष्ट्रपति की है, इसीलिए राष्ट्रपति की शक्तियों में इसे पढ़ा जाता है। ठीक, चलो भाई आगे आते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति की कुल पूरी की पूरी शक्तियां आपने राष्ट्रपति की पढ़ ली। अब राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां पढ़ने के बाद यदि आप राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें, तो हालांकि इसको मैंने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि राष्ट्रपति की यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई कार्यपालिका की सारी शक्तियां किस में निहित हैं। कार्यपालिका की शक्तियां पूरी की पूरी राष्ट्रपति में निहित हैं, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कर रहा है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है। ठीक है, ये तो आपका स्पष्ट ही हो गया था कि राष्ट्रपति सारा शासन संबंधी कार्य किसके नाम पर? प्रेसिडेंट के नाम पर।
कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। 53 में आपने पढ़ा ही था, ठीक। और सारी की सारी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति इसे कैसे कर रहा है? तो आर्टिकल 74 का पहला क्लॉज क्या कह रहा है कि भाई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, और जो किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी। 74 में ये बात लिखी हुई है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, और राष्ट्रपति उसी के सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। क्या बाध्य होगा? नहीं। हाँ, बाध्य होगा, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। राष्ट्रपति की यही संवैधानिक स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति पपेट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति पूरी तरीके से कठपुतली है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। डिस्क्रेशनरी पावर। तो डिस्क्रेशनरी पावर की यदि आप बात करें तो हमारे भारत देश में राष्ट्रपति के पास सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन का अर्थ यह होता है कि जब संविधान के द्वारा कोई डायरेक्ट विवेक दिया हो। जैसे आप जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो राज्यपाल के केस में आप ये देखेंगे कि राज्यपाल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन होता है, संवैधानिक विवेक होता है। यानी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली लिखी हुई हैं संविधान में कि राज्यपाल अपने डिस्क्रेशन से यूज करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के पास सिचुएशनल डिस्क्रेशन है। सिचुएशनल डिस्क्रेशन है राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति के पास क्या है? परिस्थिति जन्य विवेक है। कैसा विवेक है राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति के पास परिस्थिति जन्य विवेक है। परिस्थिति जन्य विवेक का मतलब ये होता है सिचुएशनल डिस्क्रेशन। सिचुएशनल डिस्क्रेशन मीन्स कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। और कौन सी परिस्थितियां बनती हैं? आगे चल के इसको, जैसे ये बात मैं अब पढ़ाने जो जा रहा हूं हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है, तो खिड़की से कूदने की जरूरत नहीं है, वो अधिकार मेरा है खिड़की से कूदने का। मैं ही कूदता हूं जब आप लोग को नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। समझना, इसको संसद पढ़ेंगे तो और बेटर समझ जाएंगे। जैसे हमारे भारत देश में लोकसभा के चुनाव से सरकार बनती है, लेकिन लोकसभा में अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम है तो किसी पार्टी को अगर मान लो मेजोरिटी नहीं मिली, तो ऐसे में किसकी सरकार बनेगी, किसे इनवाइट करना है? तो ये राष्ट्रपति का विवेक होता है। लोकसभा में जब स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब ऐसे में राष्ट्रपति का विवेक निकल के सामने आता है कि वो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करे। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में तुरंत तुरंत एक अल्टरनेट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लोकसभा नहीं, मंत्रिपरिषद तुरंत भंग हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाती है। तो ऐसे में तुरंत तुरंत एक अल्टरनेट गवर्नमेंट देना, तुरंत तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंट करना जो बहुमत दिखा सके, जो मेजोरिटी दिखा सके, ये राष्ट्रपति का डिस्क्रेशन होता है। तो प्रधानमंत्री की जब मृत्यु होती है तब इनका विवेक निकल के सामने आता है। विवेक उनका बेटा नहीं है, ध्यान रखना। डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ नो वोट ऑफ, हाँ, जैसे मान लीजिए कि सरकार के रहने के लिए बहुमत चाहिए। भारत देश में संसदीय प्रणाली है, और मेरे भाई संसदीय प्रणाली ये कहती है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो, ठीक है। तो ऐसे में अगर सरकार का बहुमत चला जाए तो सरकार को ये कहना कि आप बहुमत दिखाइए, ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है। ना दिखा पाए तो डिसॉल्व करना, ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है। लोकसभा अगर बहुमत किसी भी तरीके से हासिल ना हो तो लोकसभा भंग करना प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है, प्रेसिडेंट का विवेक है। आर्टिकल 78 हम लोगों ने पढ़ा था। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री से विधायन और प्रशासन की जानकारी मांगना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की और प्रशासन की जानकारी मांगना, एडमिनिस्ट्रेशन की और लेजिस्लेशन की जानकारी मांगना, ये भी राष्ट्रपति का क्या है? प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है, यानी राष्ट्रपति का विवेक है। ये लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको आप देखिएगा कि राष्ट्रपति की पूरी पूरी लिस्ट है, जिसमें कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको और बता दे रहा हूं कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज से जीते हैं। ये भी फैक्चुअल डेटा में पूछा जाता है। ये प्री का पूरा सेशन अपना चल रहा है ना,
भले ही ये प्री का सेशन है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो मेंस के लिए भी काम करती हैं। इसको लक्ष्मीकांत का ये सेशन देखने के लिए आपको मेंस का सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, काम हो गया आपका। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा काम। ठीक। तो ये सेशन ऐसा नहीं है कि प्योर प्री ओरिएंटेड है, ये सेशन ऐसा है जो आपके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रहा है, ये भी ध्यान रखिए इस बात को। तो मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज से जीते वो हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे ज्यादा समय तक रहे, तो वो भी बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इनसे आजकल के अभ्यर्थियों को बहुत इंस्पायर होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद की कॉपी में लिखा था एग्जामिनर ने कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से भी बेहतर है। आज के टीचर तो लिख ही नहीं पाते हैं, एरोगेंस में चूर रहते हैं, वो मान ही नहीं पाते हैं कि परीक्षार्थी हमसे भी बेटर हो सकता है, एस्पिरेंट हमसे भी बेटर हो सकता है, आज के टीचर मान ही नहीं पाते। ठीक है। हाँ, ऐसा मतलब पूरी तरीके से घमंड ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है, हालांकि ये चुनौती है टीचर लॉबी की। मानना चाहिए भाई, जो पढ़ेगा उसको ज्ञान होगा। आप पढ़िए, आप आंसर लिखिए, आप मुझसे भी बेहतर होंगे, आप मुझसे भी बेहतर लिखेंगे, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद की कॉपी में लिखा था आज आपको ऐसी ही प्रतिभा डेवलप करनी है, ऐसी ही प्रतिभा आज आपको डेवलप करने की जरूरत है, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है कि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक है। निर्विरोध ये निर्वाचित हुए। कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, वो है एम हिदायतुल्ला साहब। ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट के न रहने पर उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, लेकिन ये भी नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो काम करते हैं। ठीक है। कौन से ऐसे दो राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, यानी टेन्योर के दौरान मृत्यु हो गई है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए भैया, क्या बातचीत कर रहे थे। हाँ, ग्लिच आ जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी तकनीकी समस्या। तो मैंने आपसे कहा कि कार्यकाल के दौरान किनकी किनकी मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो एडविन लुटियंस, ये राष्ट्रपति भवन के क्या थे, आर्किटेक्ट थे। ठीक है। तो ये इसको 2-2 रुपए, इसे मैं 2 रुपया मात्र का सवाल कहता हूँ। 2 रुपया मात्र, यानी ओनली फॉर 2 रुपीज में ये पूछा जाता है। छोटे मोटे एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो वनडे वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। खैर, कुछ तथ्य और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि भैया कुछ छोटे मोटे जो है, जो आर्टिकल्स हैं, जो तथ्य हैं छोटे मोटे, वो भी हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, एक बात मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसी राष्ट्रपति रहे जिन्होंने, जिनके लिए सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई, तो वो वीवी गिरी रहे। ठीक है। सेकंड राउंड की काउंटिंग जिनके लिए हुई वो वीवी गिरी रहे। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी वीवी गिरी ने क्या किया, कार्य किया। ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी स्पीकर के तौर पर और राष्ट्रपति के तौर पर, दोनों तौर पर इन्होंने कार्य किया है, तो ये भी इस तरह का भी सवाल पूछ लिया जाता है। पॉकेट बीटो का एकमात्र प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, और विधेयक का नाम क्या था, डाकघर विधेयक था, जिन पर इन्होंने पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। एक बार बता चुके हैं। 123 ये राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर है, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेशी शक्ति है। कल की क्लास अगर आप देखेंगे तो विस्तार से मैंने बताया है। 143 ये राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यदि अधूरा है, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा है तो उसके चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं नहीं जाएगा। आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यता को डील करता है। आर्टिकल 57 कह रहा है
एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कोई व्यक्ति दोबारा फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, फिर से लड़ सकता है, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, कई बार हार सकता है, कई बार जीत सकता है। आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भैया। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द इम्पीचमेंट, यानी कि ये महाभियोग की बात करता है, इम्पीचमेंट की बात करता है। आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 78 क्या कह रहा है? आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बताए थे ना कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मांग सकता है, और अगर मांगेगा तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जानकारी प्रोवाइड करे। 112 बजट, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और बजट को संसद के पटल पर रखवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। प्रस्तुत कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। 59 शर्तों की बात करता है राष्ट्रपति के पद की, क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है। 60 शपथ की बात करता है, शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 56 टेन्योर टर्म यानी कार्यकाल की बात करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का रिवीजन था, कुछ फैक्चुअल बातें थी जो आपके यहाँ पूछी जाती हैं। तो आई होप आपने प्रेसिडेंट से संबंधित ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझी होंगी। अब प्रेसिडेंट के बाद हम लोग जिस बात पर आगे बढ़ेंगे वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के बाद हम लोग जिस चीज पर आगे बढ़ेंगे दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला टॉपिक अपना क्या होगा? अगला टॉपिक होगा अपना उपराष्ट्रपति या इन वाइस प्रेसिडेंट। यदि आप उपराष्ट्रपति की बात करें तो भाई साहब हमारे भारत देश में ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है हमारे भारत देश में, अमेरिका से प्रेरित है। ये भारत का सेकेंड हाईएस्ट रैंक है, दूसरा सर्वोच्च पद है ये भारत देश का, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है आलोचना में। आलोचना में उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है। क्यों भैया उपराष्ट्रपति को आलोचना में हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस क्यों कहा जाता है? हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे पद के अनुरूप शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। अगर आप देखेंगे अभी आप शक्तियां पढ़ेंगे तो इसके पास क्या शक्ति है? ये राज्यसभा को चेयर करते हैं और राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति की जगह पर काम करते हैं। राज्यसभा को चेयर करते हैं, एक तो ये है, और दूसरा अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह पर काम करते हैं। राज्यसभा को चेयर करेंगे, एक पावर ये, प्रेसिडेंट नहीं है उसकी जगह पर काम करेंगे। बाकी इतना बड़ा पद और इतना बड़ा पद लेकिन स्टिल इनके पास शक्तियां नहीं है, इसीलिए हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका से प्रेरित है, दूसरा हाईएस्ट रैंक है, दूसरा सबसे बड़ा पद है। जैसे पहला सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का था वैसे दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का है। आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक ही उपराष्ट्रपति होगा। पहली बात आर्टिकल 63 से क्लियर हुई। दूसरी बात, ये एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे रिकॉग्निशन मिल रही है, संविधान के द्वारा इसे मान्यता मिल रही है। ठीक है, ये एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे तो कह रहा है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी कि पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का क्या मतलब होता है? पदेन सभापति का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा, फिर से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा को चेयर करेगा। ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा यानी ऐसा व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेगा वो स्वतः राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। हालांकि आजकल चेयरमैन शब्द बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लड़कियां नाराज हो जाती हैं, वो ये कहती हैं कि भाई चेयरवुमन भी तो हो सकती है। तो ऐसे में इसलिए द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जब आजकल निकलता है तो चेयरमैन लिख के नहीं आता है बल्कि चेयरपर्सन लिख के आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन शब्द का ही प्रयोग किया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, यानी अनुच्छेद 74 कह रहा है। कुछ अन्य बातों की बात करें तो हमारे भारत देश में यदि आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को देखेंगे
तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को डील करता है अनुच्छेद 66। एक बार ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फिर एक एक बातें हम लोग करते हैं। 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को डील करता है। कैसे चुनाव होता है वाइस प्रेसिडेंट का? तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता था वैसे ही, बस बदलता कौन है? बदलता निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल बदलता है। निर्वाचक मंडल यानी जो लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति वाले में कौन भाग लेता था? याद करो, एमपी इलेक्टेड, एमएलए इलेक्टेड, दिल्ली पुडुचेरी के एमएलए इलेक्टेड, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी भाग लेंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, है ना। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज को कौन बताएगा? 66। कौन कौन भाग लेगा? केवल संसद के सदस्य, केवल संसद के सदस्य यानी ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। यानी यदि आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के सभी सदस्य शामिल हैं। ठीक है। चुनाव इनडायरेक्ट होगा, सीक्रेट बैलेट से होगा, हाँ वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति का होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व से, हाँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एसटीवीएस सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय पद्धति का प्रयोग होगा, हाँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव का अगर निर्वाचक मंडल अधूरा है, यानी जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें किसी की मृत्यु हो गई है, रिजाइन हो गया है, अधूरा है, तो चुनाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं। नो चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी निर्वाचक मंडल यदि अधूरा है तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इस आधार पर निर्वाचन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। निर्वाचन विवाद अगर खड़ा होगा तो निपटारा कौन? 71 इसके लिए भी कि निर्वाचन विवाद अगर खड़ा हुआ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहली और अंतिम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। और निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो गया तो क्या उसके द्वारा किए गए काम अवैध होंगे? क्या अगर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड, द एक्शन टेकन और नॉट वाइड, यानी अगर निर्वाचन अवैध हो गया तो उसके द्वारा किए गए काम अवैध नहीं होंगे। वैसे ही चुनाव होता है जैसे प्रेसिडेंट का अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं योग्यता पर। जैसे राष्ट्रपति की योग्यता आपने क्या पढ़ी थी कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। याद है, प्रेसिडेंट वाले में आपने पढ़ा था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का मेंबर बनने योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है। वैसे ही यदि आप देखें उपराष्ट्रपति के मामले में, तो उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन बॉर्न सिटीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पैदा हुए नागरिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने बाद में भी भारत की नागरिकता ली है तो भारत देश में किसी भी पद को होल्ड कर सकता है। 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ये 66 में ही ये बात दी गई है, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य, देखो हो नहीं भाई, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन में ये बात एड ऑन की गई है कि उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो नहीं, सदस्य बनने योग्य हो, और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। आर्टिकल 66 का तीसरा क्लॉज इसकी योग्यता को डील करता है, यानी योग्यता के बारे में बातचीत करता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता सेम है, बस अंतर क्या है कि राष्ट्रपति के लिए यह लिखा था कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और उपराष्ट्रपति के लिए यह लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। शपथ पर आ जाते हैं, तो आर्टिकल 69 अनुच्छेद 59 में इसके शपथ का प्रारूप भी दिया है। किसी शेड्यूल में शपथ का प्रारूप नहीं है, माफ कीजिए 59 नहीं भाई 69, अनुच्छेद 69 में ही शपथ का प्रारूप दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति के लिए आपने 60 में पढ़ा था शपथ, और राष्ट्रपति के लिए 60 में शपथ है, शपथ का प्रारूप है, और कौन शपथ दिलाएगा ये भी मेंशन है। वैसे ही उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, यानी राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त कोई दूसरा व्यक्ति। ठीक है। शपथ जो लेते हैं उसका प्रारूप कहाँ लिखा हुआ है? 69 में लिखा हुआ है, किसी शेड्यूल में नहीं लिखा हुआ है। जनरली आप मंत्रियों के शपथ का प्रारूप देखते हैं ना, अनुसूची में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। हाँ, तो यहां पर
उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप शेड्यूल में नहीं है, बल्कि कहाँ है? वहीं दिया गया है जहां शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति के लिए 60 में और उपराष्ट्रपति के लिए आप देख रहे हैं कि 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 69 में ये बात क्या है? मेंशन है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं पद की शर्तों पर। शर्तों की यदि आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के पद की क्या शर्तें हैं? तो जो राष्ट्रपति का था वही उपराष्ट्रपति का। दो बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी सदन का सदस्य इलेक्ट हो गया तो उपराष्ट्रपति का शपथ लेने से पहले रिजाइन देना होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का है, असेंबली का है, काउंसिल का है, विधान परिषद विधानसभा का है, तो ऐसे में वो मेंबर रहते हुए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर वो उपराष्ट्रपति बन गया तो पुराना वाला पद छोड़ना पड़ेगा, यानी एक साथ दो पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, अगर इलेक्ट हो जाता है तो पुराना वाला पद गयो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई दूसरे ऑफिस, पद के दौरान कोई दूसरा आर्थिक लाभ ग्रहण न करे। पद के दौरान कोई दूसरा लाभ का पद धारण न करे, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, जो भी उसको आवास निवास वेतन भत्ता है वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये है पद की शर्तें। किसके पद की शर्तों की बात हो रही है? उपराष्ट्रपति के पद की शर्तों की बात ये हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे की कहानी को, इसके आगे की कहानी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है और उसका उसकी शक्तियां क्या है, और मंत्रिपरिषद, ये लोग हम ये सारी चीजें हम लोग कल क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाइयों। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक सूचना कि यदि आप पूरी की पूरी पॉलिटी फ्री में पढ़ना चाहते हैं, पूरी पॉलिटी यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो दो क्लासेज आपके लिए होती हैं। एक ये क्लास जो अभी आप देख रहे हैं 8 PM पर चलती है, इसमें मैं लक्ष्मीकांत पुरी पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको। इसे आप देखिए। और दूसरा सुबह 7 बजे आपका चलता है 20 मिनट शो। सुबह 7 बजे के 20 मिनट शो में मैं 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ, ऐसी 40 बातें जो ज़रूरी हैं। तो ये दोनों क्लासेज अगर आप लगातार 2 ढाई महीने तक अटेंड करते हैं तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक जबरदस्त जबरा समझ स्थापित होगी। जबरा समझते हो? एकदम जबरदस्त समझ स्थापित होगी। ठीक है, देखो यूट्यूब पर कभी भी आप सोचें कि पूरी प्रिपरेशन का आपको कंटेंट मिल जाए तो संभव नहीं है। अभी जैसे लक्ष्मीकांत प्री के लिए मैं पूरी पॉलिटी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, किताब से रिवाइज कर सकते हैं, बस इतना ज़रूरत है। लेकिन किताब से रिवाइज करना जरूरी है और क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है। तो यदि आप पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं, तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि 9289996923 पर कॉल कर लें, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कुछ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कैसे आप पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो कंप्लीट तैयारी के लिए आपको मेरे भाई, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। और इस समय आरंभ का एक बैच स्टार्ट होने वाला है 20.0। ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलता है और प्री और मेंस के लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको दो तरह के बैचेज मिलते हैं। एक बैच होता है जिसे आप कहते हैं गोल्ड, और एक बैच होता है जिसे आप कहते हैं क्या? प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड में क्या है? गोल्ड में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है और मेंटोरशिप आपको मिलती है। करंट अफेयर की आपको मैगजीन मिलती है। कितने पॉइंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 फीचर आपको गोल्ड में मिलते हैं। तो जिनको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है वो गोल्ड के साथ जाएं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि प्री से पहले आप ये महसूस करते हैं कि भाई प्री का एक क्रैश कोर्स हमें मिल जाए। ठीक, प्री का हमें एक क्रैश कोर्स मिल जाए। जी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे कि आप पूरा सारगर्भित अप्रोच में तैयारी करना चाहते हैं, तो ये प्री का एक
प्री से पहले आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन हो जाए, तो प्री का एक क्रैश कोर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बैच मिल जाए, तो एक एमसीक्यू का 5,000 प्लस क्वेश्चन का एक एमसीक्यू कोर्स मिलता है आपको। ठीक, प्लस ये गोल्ड में नहीं मिल रहा है, ये मिलेगा एक दूसरे प्लान में जिसे प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। प्लेटिनम में आपको प्री का क्रैश कोर्स, मेंस का आंसर राइटिंग कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, ठीक है, 4 साल की वैलिडिटी, और किताबें आपके घर, मेंटोरशिप, और जितना गोल्ड में था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा। तो प्लेटिनम में आपको 5 एक्स्ट्रा बैच मिलते हैं। फाउंडेशन गोल्ड वाले सारे फीचर प्लेटिनम में है, उसके अलावा 5 बैच आपको एक्स्ट्रा मिलता है और किताबें आपके घर जाती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड एंड प्लेटिनम। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं? तो इसमें एनरोल करने का तरीका ये है मेरे भाई, कि आप जाइए studyIQ.com पर। कहाँ जाइए? आप studyIQ.com पर जाइए, यहाँ लिखिए गूगल पर studyIQ.com, ठीक इस तरह से। और यहाँ जब आप studyIQ.com लिखेंगे तो यहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स आएगा, और पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पे आप क्लिक करिएगा। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यूपी पीसीएस पे क्लिक करिए, स्टेट पीसीएस, फिर आप यूपी पीसीएस पे क्लिक करिए। यूपी पीसीएस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा क्या, ये आरंभ 20.0, ठीक, ये देखिए फाउंडेशन बैच 20। इस पे क्लिक करके आपको एक कोड लगाना होगा, वी एल लाइव, उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उस डिस्काउंट को अवेल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर 92 वाला, उस पर कॉल कर सकते हैं, 9289996923। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।